हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है एक और वीकली चर्चा के एपिसोड में, जहां हम इस ऑनगोइंग आईपीएल पे मेजरली चर्चा करेंगे और उसके अलावा हम लोग विस्तार से देखेंगे टेबल पे क्या चल रहा है, कौन है टॉप पे, कौन बॉटम पे है, मिडिल में कौन है और कौन से अच्छे मैचेस रहे हैं, और ये सारा हम लोग आज डिस्कस करेंगे लास्ट वीक जो हुआ है आईपीएल में। तो मेरे साथ एज यूजुअल जुड़ चुके हैं पुनीत। नमस्ते पुनीत, कैसे हैं आप? नमस्ते धवल, मैं अच्छा हूँ और काफी मजा आ रहा है। अब आईपीएल मतलब पूरा रंग और चढ़ चुका है आईपीएल का यहाँ पे, और काफी अच्छे अच्छे मैचेस देखने को मिल रहे हैं। और आखिरी हफ्ता अगर आप देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल में काफी उतार चढ़ाव हुए। जो टीमें ऊपर थी वो थोड़ी नीचे आई हैं, जो टीमें नीचे थी वो थोड़ी ऊपर गई हैं। मतलब काफी इंटरेस्टिंग रहा आखिरी वीक, और काफी इंटरेस्टिंग मैचेस भी हुए जिसके बारे में हम अभी थोड़ी चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो पहले हम पॉइंट्स टेबल से स्टार्ट करते हैं। धवल, प्लीज आप पॉइंट्स टेबल थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए क्या चल रहा है। जी, दो चीज नहीं बदली है पॉइंट्स टेबल में। नंबर 1 और नंबर 10 थी। आई थिंक लास्ट वीक में हम जब बात कर रहे थे तब शायद पंजाब भी टॉप पे था और कलकत्ता 10वें में था, और आई थिंक इस बार भी वही है, पंजाब टॉप पर है। नहीं, पिछली बार राजस्थान टॉप पे था। अच्छा, तो आई थिंक वहां लेकिन पे जो चीज बदली नहीं है वो है कि लास्ट टाइम भी पंजाब अनबीटन था और इस टाइम भी पंजाब अनबीटन है। इस बार भी लेकिन unbeaten है। केकेआर, हाँ, लास्ट टाइम जीत नहीं, अभी तक जीता नहीं था, लेकिन इस बार एक विन ले लिया है उसने। तो ये डिफरेंस बात तो है। जी बिल्कुल। तो आई थिंक थैंक यू, मुझे ये याद नहीं था। मगर इसके अलावा अगर देखा जाए तो पंजाब का डोमिनेंस मैं बताता हूँ। रन रेट तो प्लस 1.4 है, जो शायद सबसे अच्छा रन रेट है। उसके अलावा पंजाब जो अपनी नंबर 2 टीम है उसके साथ भी 3 पॉइंट आ गया। वो भी 3 पॉइंट इसलिए क्योंकि 1 पॉइंट बारिश से चला गया था, नहीं तो वो मैच में भी वो टॉप कर रहे थे। तो पंजाब का तो अटर डोमिनेंस है। आई थिंक लास्ट वीक की जो अभी संडे को मैच हुआ था, जिसमें पहली बार उनको फर्स्ट बैटिंग दिया गया, और क्या बल्लेबाजी की है प्रियांश आर्या, कूपर कॉर्नली ने, वो बोलते हैं ना, धागा खोल दिया था और 250 का टारगेट दिया, जो लखनऊ कभी हंट में रहा ही नहीं। तो पंजाब तो मेरे लिए आई थिंक अभी हम ऑलमोस्ट 31st मैच है आज, ऑलमोस्ट हाफ वे मार्क आने वाले हैं। विदाउट अ डाउट पुनीत, पंजाब इज द फ्लेवर ऑफ द टीम सो फार, फ्लेवर ऑफ द सीजन। जी हाँ, जैसे उन्होंने लास्ट सीजन खत्म किया था, अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाए थे लेकिन फाइनल तक आए थे, वैसे ही उन्होंने ये सीजन स्टार्ट किया है। और अभी तक आप देखेंगे तो एक भी मैच उन्होंने लूज नहीं किया, 6 मैच जीतने के बाद। अभी सारी टीमें कम से कम 1-2 मैचेस हार चुके हैं, लेकिन पंजाब अभी तक खाली उनका जो एक कम पॉइंट्स वाला जो मैच रहा है वो बारिश के कारण 1 पॉइंट मिला था उनको। बाकी अगर आप बाकी सारे मैच देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जीता है, मतलब डोमिनेंस के साथ जीता है। और जो आपने आज लखनऊ के अगेंस्ट की जो बात की, 254 वाली मैच की जो बात की आपने, उसमें तो उनके जो मेन प्लेयर हैं प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, ये दोनों नहीं चले थे, फिर भी उन्होंने 254 रन खड़ा कर दिया। तो मतलब उनकी डोमिनेंस अलग ही लेवल पे चल रही है। ये डोमिनेंस हमने एक टाइम पे देखा था, एसआरएच ने किया था अभी से 2-3 सीजन पहले। सेम मुझे पंजाब का लगा, लेकिन पंजाब का देखूं तो कुछ ज्यादा ही डोमिनेंस लगा, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी उतनी इफेक्टिव लग रही है जितनी बैटिंग दिख रही है। और वो रन चेस के साथ साथ फर्स्ट बैटिंग में भी काफी कमाल कर रहे हैं। तो मतलब अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको अगर वो मैच एक रद्द नहीं हुआ होता तो शायद अभी तक वो क्वालिफाई कर गए होते प्लेऑफ्स के लिए। तो मतलब बहुत ही खतरनाक टीम है, और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि ये टॉप 2 में ये फिनिश करेंगे, क्योंकि मुझे इनको कोई टक्कर देने वाला मुझे कोई लग नहीं रहा है कोई दूसरा टीम। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। और अगर आईपीएल में कल ही फाइनल हम करवा दें तो शायद आप बोल सकते हैं पंजाब ओवरवेलमिंग फेवरेट होगा, सामने कोई भी टीम हो। इस लेवल का डोमिनेंस है अभी तक, बैट फर्स्ट बैट सेकंड में। तो पंजाब ने तो दिल खुश कर दिया है। और उसी के साथ साथ हम नंबर 2 नंबर 3 टीम देखते हैं, जो दोनों ने इस और वीक मैं पंजाब के बारे में, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पंजाब की डोमिनेंस ऐसी हो गई है कि अब ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि श्रेयस अय्यर को डायरेक्ट कैप्टन बना दिया जाए T20 टीम का। अरे मैं जबकि वही सोच रहा हूँ कि नहीं है। साला वो तो अभी टीम में आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। और लोगों की ये मतलब अब क्या है कि कुछ इतने फेक अकाउंट्स होते हैं जिन्होंने जो अपने न्यूज चलाने चालू कर देते हैं कि भाई सिलेक्टर सब सोच रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया जाए, सूर्य कुमार यादव को बाहर कर दिया जाए। ऐसे सब बहुत सारी न्यूज मैं पढ़ रहा हूँ ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, जो मुझे नहीं लगता कि जो सही है। लेकिन जो इस हद तक का डोमिनेंस किया और इस हद तक अच्छी कैप्टनसी से प्रभावित किया है सबको श्रेयस अय्यर ने, जो ये सारी बातें अब शुरू हो गई है, तो होपफुली अब श्रेयस अय्यर को हमें शायद ओडीआई के साथ साथ T20 टीम में भी देखने मिल सकते हैं। बस इतना कहना है। जी बिल्कुल। आई थिंक मैं तो बहुत बड़ा फॉलोवर रहा हूँ श्रेयस अय्यर की बैटिंग का, क्योंकि आई थिंक उनकी बैटिंग में एक सूझबूझ मुझे नजर आती है। शॉट्स तो हैं सारे, मगर वो कब कौन सा शॉट मारना है आई थिंक वो उनको जैसे पता है। तो मैं ऑफ कोर्स डायरेक्ट उनको एज अ कैप्टन तो नहीं बोल रहा, बना तो सूर्य कुमार यादव ने जिताया है, तो
अब सूर्या का डिसीजन होना चाहिए कि क्या वो एज अ कैप्टन कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि 2.5 साल बहुत लंबा वक्त है, तो मे बी वो भी शायद देख रहे हो कि शायद 2.5 साल वो ना भी खेल पाए। तो आई थिंक बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बट आई थिंक वो चर्चा मेरे हिसाब से मई के बाद ही होंगी, तो तब तक हम लोग भी IPL पे ही रहते हैं। तो पंजाब में तो हमें फिलहाल कोई वीकनेस नजर नहीं आ रहा, वो हम दोनों सहमत हैं। इनसे जो 2 टीमें इनके नीचे इनको चेस कर रही है, RCB और RR, उनका मिला जुला हफ्ता रहा है। आई थिंक दोनों को 2-2 हार का सामना मिला है। तो कैसे देखते हैं आप RCB और RR को? आपको लगता है कि इतनी क्वालिटी तो है कि वो टॉप 4 में बने रहेंगे, या आपको लग रहा है कि शायद वो और भी गिर सकते हैं? RCB से स्टार्ट करेंगे। RCB जैसा उन्होंने शुरुआत किया है ये टूर्नामेंट, लास्ट हफ्ता थोड़ा मतलब उसके मुकाबले थोड़ा उनका खराब रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो टॉप 4 से बाहर है, कि अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 ही मैच हारे हैं और ऐसा कोई क्रशिंग डिफीट नहीं हुआ है। दिल्ली के सामने भी था तो काफी क्लोज मैच था, और दूसरी अगर आप देखें उनकी जो डिफीट थी वो शायद लास्ट वीक आई थी, इस वीक तो इस वीक तो आई नहीं थी। तो मतलब RCB का सही चल रहा है। अब मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि अब ऐसा तो है नहीं कि आप सारे मैचेस जीतते ही रहेंगे। 6 मैचेस में से अगर आप 4 मैच जीते हैं, 2 मैच अभी तक 2 ही मैच हारे हैं, तो ऐसा कोई मतलब खराब स्लंप आया नहीं है। लेकिन आगे उनको अब क्या है कि सारी टीमें पिकअप कर रही हैं। मुंबई इंडियंस ने अपना जो लास्ट मैच है काफी अच्छी तरीके से जीता है, काफी बड़े मार्जिन से जीता है, और वो बहुत एक डेंजरस टीम है। तो टीम्स अब पिकअप कर रही है, तो उनको अब क्या है कि अपना मोमेंटम अब गंवाना नहीं है। अब उनको ज्यादा से ज्यादा मैचेस अच्छे करने पड़ेंगे, जीतने पड़ेंगे, क्योंकि जो पीछे की जो टीमें हैं, जैसे आप SRH की भी बात ले लें, तो वो भी अच्छा करने लगी हैं। मतलब अब क्या है कि अब फ्लेवर आगे है IPL का, सारी टीमें मेहनत कर रही हैं, खाली KKR ने भी एक विन ले लिया है, तो अब काफी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो RCB हालांकि अभी उतना स्लंप आया नहीं है, लेकिन मे बी अगर ध्यान नहीं देंगे अगले मैचेस पे तो शायद फिसल सकता है, लेकिन अभी मुझे फिलहाल नहीं लगता कि इनका जो टॉप 4 का पोजीशन है उस पर कोई खतरा है। जी, मैं आपके साथ सहमत हूँ। RCB मेरे टॉप 4 में तो डेफिनेटली देख रहा हूँ। टॉप 2 में जाएंगे कि नहीं, आई थिंक वो हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी और टीमें भी फाइट कर रही हैं। बट हाँ, टॉप 4 में तो हम दोनों सहमत है कि RCB डेफिनेटली दिख रही है। ज्यादा चिंता का आई थिंक विषय RR के लिए। RR ने 2 बैक टू बैक हार ली है, वो भी SRH के सामने। तो 57 रन से बहुत ही आई थिंक बहुत ही बड़ी हार थी। 9 रन पे 5 विकेट हो गए थे। वो तो जडेजा, दोनों, फरेरा और आई थिंक इन सब की कंट्रीब्यूशन की वजह से 150 पास हुआ था। तो वो हार, और KKR से भी हार गए, जहां रिंकू सिंह का बहुत ही साधारण कैच ड्रॉप हुआ और वहां से पूरा मैच टर्न हो गया। तो RR का आप स्लम्प कैसे देख रहे हैं? क्या ये भी RR फेज है, या आपको लग रहा है कि ये भी एक फेज है, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं RR में अब वीकनेस दिखने लगी है? RR में मैं कहूंगा कि अब वीकनेस दिखने लगी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि SRH के सामने काफी बुरी तरीके से मतलब 9 रन पे 5 विकेट हो गए थे, तो वो काफी मतलब ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक दिन खराब है। लेकिन KKR के सामने भी अगर आप देखा जाए, KKR की बैटिंग हटा लें, अब खाली RR की बैटिंग पे लें, तो उन्होंने कोई ज्यादा रन बनाए नहीं थे, 150 या 155 रन ही बनाए, और उसमें भी उनके जो मतलब मेन प्लेयर्स हैं वो लोग चले नहीं थे, और उनके जो कैप्टन है रियान पराग, वो इस सीजन कुछ खास करते हुए नजर आ नहीं रहे, और खाली उनका जो पूरा दामोदार है वो वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल पे है। जिस दिन वो दोनों अच्छा करते हैं उसी दिन RR भी अच्छा करती है, जिस दिन वो दोनों नहीं चल पाते हैं उस दिन RR अच्छा नहीं कर पाती है। तो उनका वो जो ज्यादातर डिपेंडेंट है अपने ओपनर से, तो उनका जो डिफीट आया वो ज्यादा कंसर्निंग है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर वो टीम एफर्ट नहीं दिखाए, उनके कैप्टन सामने नहीं आए, उनका परफॉर्मेंस नहीं आया, तो मुझे लगता है कि RR अब अगर टॉप 4 में नहीं आ पाएगी, क्योंकि सिर्फ आप 1 या 2 प्लेयर पर डिपेंड नहीं रह सकते, आपको एज अ टीम एफर्ट दिखाना पड़ेगा, जो पंजाब दिखा रही है, RCB से हम देख रहे हैं, वैसे RR से नहीं दिख पा रहा है। इसके लिए RR का जो डिफीट है वो थोड़ा कंसर्निंग है। हालांकि KKR के अगेंस्ट वो काफी क्लोज थे जीतने के, लेकिन रिंकू सिंह का कमाल का इनिंग्स रहा वो, और जैसे आपने कहा वो कैच जो छूटा वो काफी हर्ट किया होगा RR को। तो RR का जो स्टंप दिख रहा है मुझे काफी कंसर्निंग लग रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि वो टॉप 4 में भी रह पाए। जी, आई थिंक RR का जो ओवर डिपेंडेंसी है टॉप हाफ ओपनर्स और नंबर 3 का, आई थिंक वो अब दिखने लगा है। आई थिंक एक सिमिलर समस्या हमको कल रात भी देखने को दिखी। गुजरात की टीम है, गुजरात टाइटंस, उनमें भी अगर आप ओपनर्स और नंबर 3 को निकाल दो तो लोग बोलते हैं मिडिल ऑर्डर में वो दमखम नहीं है, और कल तो आई थिंक पूरी तरह धराशायी हो गया। वो प्रेडिक्शन भी आई थिंक राइट हो गई, जो आपने कहा था कि मुंबई जागता ही है जब 4-5 मैच हो जाते हैं। तो हाउ डू यू सी गुजरात की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि RR से सिमिलर प्रॉब्लम है उनका भी। तो आप गुजरात को भी सेम आंक रहे हैं कि उनके पास भी सिमिलर समस्या है, या गुजरात आपको कुछ अलग लग रही है इस हिसाब से? गुजरात का देखें तो उन्होंने डिसेंट मैचेस जीते भी हैं, और जो मुंबई के साथ जो डिफीट हुआ था वो काफी
बड़ा डिफीट था, लेकिन उसके पहले अगर आप देखेंगे तो डिसेंट खेल रही थी। ना ज्यादा मतलब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, ना उनको एकदम खराब कह सकते हैं। तो उनका जो परफॉर्मेंस है अभी मिडिल लेवल पे चल रहा है। और लेकिन एमआई का जो डिफीट है, मतलब ऑलमोस्ट 100 रन का से आप हार गए, तो उसके बाद उनकी चिंताएं थोड़ी बड़ी होंगी। उनको थोड़ा काम करना होगा, अपने जो ओवर डिपेंडेंसी आपने बोला टॉप 3 टॉप 4 के, उसको बढ़ाना होगा, टीम एफर्ट लेके आना होगा। तो जीटी का एमआई के अगेंस्ट जो डिफीट था वो कंसर्निंग था। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो ठीक ठाक कर रही थी टूर्नामेंट में। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बैड परफॉर्मेंस था उनका। आई थिंक जीटी के साथ आप एक चीज मान सकते हैं कि स्टेबल टीम है। अगर 180-200 वाले मैचेस होंगे तो जीटी की टीम को आप बैक कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो क्लास है, वो क्षमता है। शुभमन गिल, बटलर, फिलिप्स भी है नीचे, तो वो क्षमता तो है, बस वही है कि एग्जीक्यूशन कल फेल हुआ था। अभी मैं थोड़े फॉर्मर चैंपियंस पे जाना चाहूंगा। मुंबई इंडियंस की शुरुआत करते हैं। पंजाब के सामने तो बहुत ही शॉकिंग हार थी, क्योंकि वो 190 ही बनाए और पंजाब ने आई थिंक 15 या 15.5 ओवर में कर भी दिया। तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि कैसे मुंबई ने कल अचानक में 100 रन का टर्न अराउंड करते हुए विन लिया, या आपको लगता है कि वो एक्सपेक्टेड था? हाउ डू यू सी मुंबईज वीक, क्योंकि पूरा एक्सट्रीम था। एक तरफ 5 ओवर पहले ही आपने चेस करवा दिया वर्सेस 100 रन से हरा पोजीशन। वो मतलब दिन की भी बात होती है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम मुंबई इंडियंस फैन को तो ये आदत हो चुकी है कि 4-5 मैच जब खत्म हो जाते हैं, 6 मैच खत्म हो जाते हैं टूर्नामेंट के, उसके बाद मुंबई अपना जो है स्किल बाहर लाती है। तो वैसा ही हुआ, 5 मैच में 4 डिफीट थे। और ऐसे डिफीट थे कि मतलब आसानी से, ऐसे लग रहा था कि आप सबसे लोएस्ट टीम को, सबसे बेकार टीम को आप हरा रहे। और वहीं आपने जीटी के सामने ऐसा परफॉर्मेंस दे दिया कि सबकी मतलब सब अब अलर्ट हो गए होंगे, क्योंकि जब मुंबई जागता है तो वो काफी लंबा जाता है और काफी खतरनाक खेलता है। तो ये कंसर्निंग तो है। और मुंबई पहले हार रही थी, काफी बुरी तरीके से हारी थी, लेकिन अभी जो लास्ट विन आया है उससे काफी कॉन्फिडेंस मिल गया। और ये इनका पैटर्न रहा, तो वो लोग तो काफी कॉन्फिडेंट होंगे और वो बिल्कुल भी अपने आप को पीछे नहीं समझ रहे होंगे। वो अभी भी सोच रहे होंगे कि भाई हम आराम से सुपर 4 कर लेंगे। और जो परफॉर्मेंस जीटी के सामने स्पेशली, उसके बाद तो मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो कहीं और ही होगा। और बाकी टीम का देख के कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हिल गया होगा, क्योंकि मुंबई एक ऐसी टीम है जो काफी मैचेस हारने के बाद भी हमने देखा है कि वो टाइटल भी जीत के चली जाती है। तो बाकी टीम्स काफी अलर्ट मोड पे होंगी मुंबई को देख के। और मुंबई जिस टाइम पे उनको पिक करना था, बहुत ही खतरनाक पिक किया है। और ये हफ्ता जो है, अब उनके जो मैचेस हैं वो काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे, देखने लायक रहेंगे। अगर मुंबई ने ये अपना मोमेंटम बनाए रखा तो फिर बहुत मजा आने वाला है इससे। और आई थिंक मैं जस्ट मुंबई पे रैप अप करूं तो मुंबई का स्केड्यूल बहुत अच्छा है। 2 चेन्नई से खेलना है उनको और 1 हैदराबाद से खेलना है अगले 3 मैच। और चेन्नई को मैं ये नहीं बोलूंगा कि उन्होंने डोमिनेट किया, मगर ऑफ लेट चेन्नई की जो स्ट्रॉन्ग टीम नहीं रही, उसकी वजह से मुंबई ने डोमिनेट किया है ऑफ लेट। और उसके अलावा एसआरएच को भी हमेशा ट्रेडिशनली, मेरे को पता है, नंबर्स नहीं है मेरे पास, बट मेरे को पता है कि एसआरएच को भी डोमिनेट किया है मुंबई ने। तो आप बोल सकते हैं कि मुंबई का जो मोमेंटम कल की विन से आया है, अगर ये 3 मैच में आप 2 भी जीत जाते हैं तो मेरे हिसाब से मुंबई काफी डेंजरस हो जाएगा बैक हाफ में। क्योंकि अगर आखिरी 6 मैच में मुंबई को 4 भी जीतने हुए तो मैं तो उनको बैक करूंगा कि 5 के 5 भी जीत सकते हैं। तो आई थिंक मुंबई इज इन अ गुड शेप नाउ। बस इंपॉर्टेंट है कि उनको मोमेंटम कंटिन्यू करना है और वानखेड़े में जीतने का स्टार्ट करना है, जहाँ पे वो इस सीजन स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। तो एक और फॉर्मर चैंपियन है, आई थिंक हमारी साउथ से ही है, मल्टीपल विनर्स चेन्नई सुपर किंग्स। बीच में 2 विन हो गया था तो थोड़ा पटरी पे आ रही थी, मगर खलील अहमद आउट हो गए हैं। आयुष मात्रे मेरे पास न्यूज़ है आज की, वो भी आउट हो गए हैं। एमएस धोनी का कोई पता नहीं है। तो सेफ टू से कि चेन्नई का ये सीजन अभी मैथमेटिकली तो दे आर स्टिल वेरी मच इन दिस आईपीएल, बट आपके हिसाब से बहुत ही ह्यूमंगस अचीवमेंट होगा अगर वो इवन प्लेऑफ के कंसिडरेशन में रहते हैं लास्ट वीक, या आपको लगता है कि नहीं चेन्नई में अभी भी वो बात है? चेन्नई जैसे 2 मैच जीता था, वो देखेंगे तो काफी खुशी हुई थी। लेकिन जैसे आपने कहा कि अब खलील अहमद भी बाहर हो चुके हैं, काफी सारे उनके कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ अभी तक क्लिक नहीं हुआ है उनका, और काफी प्रॉब्लम चल रही है उनके प्लेइंग 11 में। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर वो टॉप 4 में आते हैं, प्ले ऑफ करते हैं, तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा उनके लिए। तो देखते हैं सीएसके, हम होप करते हैं कि वैसे एसआरएच के सामने बहुत ही इजी विन था वो। मुझे लगता है 5 ओवर में अगर 50-55 रन अगर आपको चाहिए जीतने के लिए, तो कोई ज्यादा बैक करोगे आप, बैटिंग टीम को ही बैक करोगे, स्पेशली जब शिवम दुबे जैसा प्लेयर अगर आपका खेल रहा हो ऑन द ग्राउंड पे हो। तो लेकिन वो नहीं कर पाए, तो वहां से थोड़ा अच्छा नहीं लगा, व्यूअर्स को भी नहीं मजा आया होगा और उनको थोड़ा सोचने लायक है कि ऐसा क्यों हुआ। तो प्रॉब्लम्स तो है उनके प्लेइंग 11 में, प्रॉब्लम्स तो है उनके कॉम्बिनेशन में, प्रॉब्लम है, उनको वापस ठीक करना पड़ेगा।
और सही, जैसे आपने कहा सही चल रहा है। ये जो सीएसके का जो ये सीजन चल रहा है बहुत ही डाउनवर्ड है, जैसा हमने एक दो सीजन लास्ट के देखे हैं। लेकिन होपफुली पिक करेंगे आगे चल के, हमें कुछ करिश्मा दिखाएं, जो हमको एसआरएच ने दिखाया है। तो मैं प्लीज एसआरएच की अब बात करना चाहूंगा। एसआरएच का हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि उनकी बॉलिंग बड़ी वीक है, बॉलिंग थोड़ा कंसर्न लग रहा था, लेकिन सारे इंडियन प्लेयर्स उठा के ले आए हैं ईशान किशन, और अब उनकी जो बॉलिंग है बहुत ही खतरनाक लग रही है, और आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि कौन से मैच में क्या होगा। जैसे आप सीएसके की बात ले लें, वो मैच पूरा सीएसके का ही था, लेकिन उनकी कैप्टनसी और जो बॉलिंग की है, आप मलिंगा की बात कर ले या हिंगे की बात कर ले, उसके पहले मैच में वही साकिब हुसैन की बात कर ले, तो मतलब ये जो नए इंडियन टैलेंट्स वो खोज के लाए हैं, और जिस तरह से वो कैप्टनसी कर रहे हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। जो स्मैट में उन्होंने करके दिखाया था झारखंड के लिए, अगर वो एसआरएच के लिए करके दिखा ही सकते हैं। आई थिंक एसआरएच के लिए सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक ने फॉर्म पा लिया है, और उसके अलावा आई थिंक ईशान किशन अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक मेरे पास अपडेट है कि पैट कमिंस 25 तारीख वाले आरआर वाले मैच से अवेलेबल होंगे, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर पैट कमिंस आ जाते हैं, आपके पास मलिंगा है और मधुशंका को लिया है उन्होंने आज के मैच में, अगर आपके पास 3 ओवरसीज पेसर हैं, मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स तीनों ओवरसीज नहीं खेल सकते, क्योंकि क्लासन हेड तो आप मैंडेटरी खिलाओगे, तो 2 पेसर खेलेंगे, बट आई थिंक स्टिल काफी बैलेंस टीम बन जाएगी पैट कमिंस के आने से। तो मुझे लगता है कि अभी 4 नंबर पे है एसआरएच, और मैं डेफिनेटली एसआरएच को देख रहा हूँ इस साल टॉप 5 या टॉप 6 में तो रहेगी। तो एसआरएच विल बी अ डेंजरस टीम, और जिन जिन दिन उनके ओपनर्स चले, यू नो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब तो ओपनर बैटिंग में ओपनिंग नहीं, बॉलिंग में भी ओपनर चले तो आपका दिन खराब हो जाएगा सामने वाले का। एसआरएच आई थिंक वो मौजो आ गया है, सिर्फ आई थिंक हेड का वो लोग फॉर्म मिस कर रहे हैं। क्लासन अच्छा कर रहे हैं, किशन अच्छा कर रहे हैं, शर्मा अच्छा कर रहे हैं, नीतीश अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक नीतीश का पेस मुझे अच्छा लगा इस सीजन, इंडियन टीम के लिए भी अच्छा है। तो एसआरएच इज लुकिंग गुड। आई थिंक 2 और टीम है जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, बॉटम पर हैं। कलकत्ता, आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने काफी चर्चा की, मेरे हिसाब से वही समस्याएं अभी भी बरकरार हैं। ना उनको पता है कौन कहाँ खेलना चाहिए, कभी ग्रीन 4 पे आते हैं, कभी 6 पे आते हैं, कभी 3 पे आते हैं, और कभी नारायण ओपनिंग करते हैं, कभी 9 नंबर पे आते हैं। तो आपको लगता है कि डन एंड डील डस्टेड है कलकत्ता का ये सीजन उनकी थिंकिंग और माइंडसेट की वजह से? जी, हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, किसी का नंबर कोई फिक्स नहीं है। हम बीच में बात कर रहे हैं कि सुनील नारायण को कभी ओपन करवा देते हैं, कभी नीचे भेज देते हैं। मैंने जैसे कहा कि सुनील नारायण को अगर ओपन करवाए वही सही ट्रेंड है उनका, क्योंकि सुनील नारायण जो भी करते हैं ओपनिंग में करते हैं, नीचे तो वो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पाते। लेकिन लास्ट आरआर के सामने उनका एक विन आया है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि जो उनके जो 2 मेन प्लेयर हैं जो नहीं चल रहे थे, जिनका फॉर्म खराब रहा था, उन दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया उसमें, वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह, तो उन दोनों का फॉर्म वापस आ गया है। तो केकेआर अपने आप को बैक करना चाहेगा कि जो ये विन मिला है इसको लेके अगर वो आगे चल के जो कॉन्फिडेंस है वो आगे बरकरार रखे। लेकिन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये विन भी जो भी आया वो भी गिरते पड़ते मरते आया है, क्योंकि 155 का टारगेट भी वो कंफर्टेबली चेस नहीं कर पाए। काफी कंसर्न है, काफी सोचना पड़ेगा उनको। और अब ग्रीन के बारे में तो क्या ही कह सकते हैं, उनको एक स्टेबल पोजीशन दे देना चाहिए था उनको, या तो नंबर 3 ही दे देते या तो नंबर 6 ही दे देते, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि पैसे लगाए हैं तो उसके बारे में भी वो लोग सोच ही रहे होंगे। तो ये सीजन तो काफी खराब हो गया है। थोड़ा बहुत संभला है आरआर की जीत से, और थोड़ा बहुत संभल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो इस बार कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो और वो उनका जो पोजीशन है मुझे वो बरकरार दिखाई दे रहा है इस बार। जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। और आई थिंक अगर आपको 7 मैच लग गए और अभी भी आपके पास प्लेइंग 11 में सबका पोजीशन फिक्स नहीं है, तो वो आई थिंक चिंता का विषय है। और साइफर्ट जो एलन की जगह है वो भी नहीं चल रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है शायद रचिन भी दिख जाए हमको अगले मैच में। तो कलकत्ता के लिए इतना अच्छे बात नजर नहीं आ रही, भले उन्होंने इस वीक एक जीत ली है, तो लेट्स सी। और एक और टीम है बॉटम हाफ में, वो है लखनऊ सुपर जायंट्स जिन्होंने शुरुआत अच्छी की थी। आई थिंक एक समय 2 बैक टू बैक विन्स आ गई थी, मगर अब तो आई थिंक वो पूरी ही मुझे डाउन एंड आउट लग रही है। और ये लास्ट मैच में तो 250 में तो ऐसा लग रहा था कि एक कोई क्लूलेस टीम आई है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कप्तानी, बीच में जाके कोई बॉलर से चर्चा नहीं, और 250 के चेस में आपने बदौनी को ओपनर भेज दिया। विद ऑल रिस्पेक्ट, वो आपके फास्टेस्ट प्लेयर नहीं है, तो मुझे तो लखनऊ का भी सीजन नहीं दिख रहा अच्छी राह में जाते हुए। आपका क्या मानना है लखनऊ का? मैंने तो स्टार्टिंग में ही कहा था कि उनका सीजन ठीक, मतलब वो टॉप 4 में तो नहीं रहेंगे, भले उन्होंने शुरुआत अच्छा किया था। ऋषभ पंत ने एक अच्छी इनिंग भी खेली थी वनडाउन आके, लेकिन ऋषभ पंत का भी वो फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा, और वो भी मुझे
केकेआर के बाद थोड़ी क्लूलेस टीम लग रही है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो पंजाब के सामने वो पूरे क्लूलेस थे, क्या खेलना है कैसे खेलना है उनको कुछ पता नहीं था। तो ऐसा अगर टीम में अगर ऐसे इंडिकेशन देने लगे तो आपको पता चल जाता है कि उनका इस टूर्नामेंट में तो फ्यूचर नहीं है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है, लेकिन मुझे एलएसजी तो अब आगे भी अच्छा करते हुए तो नहीं दिखाई देती। ओके तो आई थिंक एलएसजी की चर्चा होगी, तो आई थिंक हमने मोर और लेस सारी टीम पे एक बार तो चर्चा कर ली है। तो पिछले वीक के आई थिंक बेस्ट मैचेस से शुरू करेंगे। मैं शुरू करता हूँ। मैंने सैटरडे आई थिंक पूरा आईपीएल दोनों मैचेस देखे थे, तो मुझे आई थिंक डीसी और आरसीबी सबसे अच्छा लगा इस वीक का मैच। इसलिए अच्छा लगा कि एक तो लास्ट ओवर तक गया और डेविड मिलर को कुछ चेंज करने का मौका मिला जो लास्ट टाइम उनके साथ हार्ट ब्रेक हुआ था। तो मुझे वैसे भी साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स थोड़े पसंद है, और केएल राहुल की भी आई थिंक कमाल लाजवाब पारी देखने को मिली थी, तो और भुवनेश्वर कुमार का स्विंग देखने को मिला था। तो मुझे लगता है काफी कुछ देखने को मिल गया जो आपको शायद 250 वाले मैच में नहीं दिखता, तो इसलिए मेरे को 170 180 वाले मैच अभी ज्यादा पसंद है। तो मेरे लिए तो मैच ऑफ द वीक डीसी आरसीबी था, और उसमें डेविड मिलर का वो अमेजिंग फिनिश, आई थिंक दैट वाज द मैच फॉर मी। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से भी यही मैच था, लेकिन मैं अगर दूसरे मैच की बात करूं तो एसआरएच और सीएसके का मैच काफी अच्छा रहा। काफी अच्छा था, क्योंकि ईशान किशन की पर्टिकुलरली कैप्टनसी मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने जिस तरह से डिफेंड किया, क्योंकि वो मैच जैसे हमने अभी भी बात की कि वो पूरा सीएसके का था। 5 ओवर में अगर आपको 50-55 रन चाहिए तो आप हमेशा बैटिंग टीम को बैक करोगे, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने अपने मेन बॉलर्स को लेके आगे वो ये नहीं सोचे कि लास्ट में बॉल ओवर दूं या सेकंड लास्ट ओवर दूं। वो उसी टाइम अब पूरा मलिंगा से उन्होंने ओवर खत्म करवा दिया ताकि मैच पहले ही खत्म हो जाए, लास्ट ओवर तक ना जाए। शिवम दुबे का विकेट आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था। वो जब आउट हुए तो उसके बाद ऐसा लगा कि अब सीएसके आउट ऑफ द गेम है। तो ये सारी जो टेक्निकल चेंजेस किए ईशान किशन ने, वो काफी अच्छा लगा मुझे देख के, और काफी मजा आया मतलब उनकी कैप्टनसी देख के और एसआरएच का विन देख के। तो आई थिंक काफी मजा आया हमको भी ईशान किशन को इवॉल्व होते हुए देखते हुए। तो आई थिंक ये सब हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा। अगर इस वीक की मैं चर्चा कर लूं जो कुछ बड़े मैचेस हैं, ऑफ कोर्स अब भी एल क्लासिको की बात कैसे ही ना करें, भले ही दोनों टीम बॉटम हाफ में है, बट स्टिल मुंबई सीएसके का मैच हमेशा एक वाइब है। तो इस थर्सडे होने वाला ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में काफी मेरे लिए बहुत बड़ा मैच है, हम सब के लिए। तो आई थिंक ये मैं इसको सबसे बड़ा मैच रखूंगा। और इसके अलावा आई थिंक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर गुजरात को होस्ट कर रहा है, वो भी इंटरेस्टिंग मैच होगा। दोनों टीम हार के आ रही है और दोनों टीम में इंडिया के सुपरस्टार्स हैं, विराट कोहली, शुभमन गिल, जॉस बटलर हैं, यहाँ पे फिल सॉल्ट हैं, तो काफी राइवलरीज रहेगी देखने लायक। तो मेरे लिए थर्सडे और फ्राइडे होने वाले ये 2 मैचेस इस वीक के सबसे दिलचस्प मैचेस जैसे मैं गिनना चाहूँ। तो आई थिंक 2 इंटरनेशनल सीरीज है, उस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ बहुत ही संक्षिप्त में। न्यूजीलैंड का दौरा चल रहा है बांग्लादेश का, और न्यूजीलैंड ने 2 वनडे खेल लिए इस वीक में, जिसमें पहला मैच न्यूजीलैंड ने जीता 26 रन से, और दूसरा मैच बांग्लादेश ने कमबैक किया नाहिद राना के स्पेल की वजह से, और वो मैच बांग्लादेश ने जीता 6 विकेट से। तो अभी 1-1 से बराबरी पर है, और परसों उसका फाइनल है। तो दिलचस्प सीरीज हो रही है, और ड्यू टू द ऑनगोइंग क्राइसिस जो चल रहा है युद्ध की वजह से, तो सारे मैचेस डे टाइम में हो रहे हैं। तो 10:30 स्टार्टिंग टाइम है। इसके बाद 3 T20 के मैचेस भी होंगे इन दोनों के बीच, जो मंडे से स्टार्ट होंगे। और इसके अलावा इंडिया वुमेन्स का दौरा चल रहा है साउथ अफ्रीका वुमेन्स में, जो हाँ हमारे लिए इतनी अच्छी खबरें नहीं है। आई थिंक 2 मैचेस हो गए हैं T20 के, और इंडिया की वुमेन्स अभी तो पीछे चल रही हैं दोनों मैच में। इतना अच्छा फाइट हम नहीं दे पाए, तो हम उम्मीद करेंगे कि इंडियन वुमेन्स टीम फाइट बैक करे। अभी भी आई थिंक हमारे पास हैं मैचेस बाकी, तो हम वो फाइट बैक कर सकते हैं। ये 5 मैच का सीरीज है, अभी 3 मैच है, तो शायद कम बैक कर ले बाकी। यस, तो आई थिंक उस हिसाब से ऑल इज स्टिल नॉट लॉस्ट, बट हाँ आई थिंक अभी के लिए तो साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और देयर आर एवरी चांस कि साउथ अफ्रीका क्लोज आउट करेगा। और ये सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया साउथ अफ्रीका एक ही ग्रुप में है, और आई थिंक वो ग्रुप ऑफ डेथ माना जा रहा है, टफर ग्रुप है। तो मेरे हिसाब से अगर साउथ अफ्रीका सीरीज जीत लेता है तो शायद थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके जाएगा जब इंडिया साउथ अफ्रीका मिलेंगे वर्ल्ड कप में। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच है उस हिसाब से। तो इंडियन टीम से हमारी पूरी उम्मीद है कि हम बाउंस बैक करेंगे। तो ये है, तो आई थिंक 2 हमारी इंटरनेशनल सीरीज हैं जो हमारा जिस पे संक्षिप्त ध्यान रहेगा। इंडियन वुमेन्स सीरीज को तो डेफिनेटली रहेगा। न्यूजीलैंड बांग्लादेश नॉट श्योर, अब आज के ज़माने में बायलैटरल ओडीआईज तो हम लोगों ने बहुत चर्चा कर ली है कि वेरी डिफिकल्ट, तो उस हिसाब से उसका सिर्फ स्कोरिंग और उस पर हम ध्यान देंगे। बट हाँ, दीज आर द फ्यू अपडेट्स अराउंड द वर्ल्ड। ओके, आई थिंक लास्ट वीक पुनीत ने कुछ ट्रिविया पूछा था, तो
मैं चाहूंगा वो उसका सवाल पहले रिपीट करके उनको जवाब दे। मैंने पूछा था कि आईपीएल में अभी तक सबसे ज्यादा 100 किस प्लेयर ने लगाए। आई थिंक बहुत ही इजी सवाल है, उसका जवाब है धवल। आप प्लीज बताना चाहेंगे? मेरे पास नंबर्स नहीं है कि कितने 100 हैं, बट इंसान डेफिनेटली पता है विराट कोहली। आई डोंट थिंक उसके अलावा कोई और नाम मैं सोच भी सकता हूँ। शायद क्रिस गेल थोड़े नजदीक हो, बट स्टिल आई थिंक कोहली। जी सही जवाब है, विराट कोहली 800 के साथ नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे है जॉस बटलर, 700 है उनका। और वाह। तीसरे पे है क्रिस गेल, ये 600। वाह, बटलर का मेरे को आइडिया नहीं था, तो आई थिंक वो अभी थोड़ी फाइट चलेगी, क्योंकि बटलर अभी भी काफी एक्टिव है और काफी अच्छे फॉर्म में भी रहे हैं आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद, तो वो अच्छा राइवल रहेगा। ओके, तो इस बार कुछ ट्रिविया है आपके पास? इस बार का ट्रिविया आई थिंक मैं इसका पूछ सकता हूँ। आई थिंक प्रफुल्ल हिंगे ने 3 विकेट लिए थे, जो शायद डेब्यू पे लेने वाले 3 विकेट एक ही ओवर में लेने वाले आई थिंक पहले बॉलर बने हैं आईपीएल में। तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आपको ऐसा कोई इंटरनेशनल, इस बार इंटरनेशनल पे जाऊंगा, कोई ऐसा इंटरनेशनल बॉलर याद हो जिसने अपने डेब्यू में एक ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लिए हो? वो आई थिंक मैं इंटरेस्टेड हूँ। पहले ओवर में कि किसी भी ओवर में? डेब्यू मैच में, किसी भी ओवर में, T20 फॉर्मेट में। थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एसोसिएट्स भी है, तो आपके लिए इतना आसान नहीं है। सही बात। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद इस वीक जुड़ने के लिए, और हमारा ध्यान बना रहेगा इंडियन प्रीमियर लीग और अक्रॉस दी ग्लोब जितनी भी क्रिकेट सीरीज है। हमें समर्थन देने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।